आज के पाठ का शीर्षक है अव्यावसायिक रंगमंच। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप अव्यावसायिक रंगमंच की विभिन्न परिभाषाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अव्यावसायिक रंगमंच के विभिन्न प्रकारों से अवगत हो सकेंगे, अव्यावसायिक रंगमंच के स्वरूप को जान पाएंगे और अव्यावसायिक रंगमंच की विशेषताओं से परिचित होंगे। व्यवसाय का सीधा साधा अर्थ होता है मुनाफा कमाना। क्या कलाओं का भी व्यवसाय हो सकता है? क्या नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या रंगमंच से मुनाफा कमाया जा सकता है? और यदि इनका व्यवसाय किया जा सकता है तो क्या वो अपने मूल उद्देश्य आत्मानंद का निर्वाह कर सकती है? क्योंकि समस्त कलाएं आत्म के चरम उत्कर्ष से प्रस्फुटित होती हैं और उनका लक्ष्य भी आत्मतुष्टि ही हुआ करता है। लेकिन भूमंडलीकरण के इस दौर में सारी परिभाषाएं और समस्त मानव मूल्य प्रश्न चिन्ह हो चुके हैं। इस तकनीकी उन्नति के प्रचंड वेग में तो जो बिकाऊ है वही टिकाऊ है। कलाओं के व्यवसायीकरण के प्रश्न से फिर से रूबरू होंगे, चूंकि हमारा विषय अव्यावसायिक रंगमंच से संबंधित है। अतः आइए आपको लिए चलते हैं रंगमंच के जादुई तिलिस्म में। उदाहरण बहुत से शौकिया ग्रुप के नाटकों के दिए जा सकते हैं, परंतु हम प्रवेश करते हैं हबीब तनवीर के बहुचर्चित नाटक चरणदास चोर की दुनिया में। चरणदास चोर का कथानक एक साथ ही वास्तविक भी है और काल्पनिक भी। परिकथा की तरह कहानी की परतें खुलती चलती हैं। चरणदास एक चोर है जिसने एक साधु के सामने प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने किसी अवसर पर यह भी प्रतिज्ञा की थी कि न हाथी पर बैठेगा, न सोने की थाली में खाएगा और न ही सिंहासन पर विराजेगा। चोर होने के बावजूद वो लोगों का प्रेम प्राप्त करता है, क्योंकि चोरी के धन को वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच बांट देता है। लेकिन अपनी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा के कारण वो परेशानियों में पड़ता रहता है और उसकी परेशानियां दर्शकों को हंसाती रहती है। विभिन्न घटनाओं, स्थितियों के बीच से आगे बढ़ती हुई कथा कहीं आज के समाज की हल्की चुटकी लेती है, कहीं उसे करारा तमाचा लगाती है, कहीं उस पर तीखा व्यंग करती है, तो कहीं पल भर रुककर सोचने को मजबूर करती है। अंत में 10 मिनट पहले तक विशुद्ध हास्य व्यंग वाली कृति अचानक एक मोड़ लेती है। अपनी प्रतिज्ञाओं के चलते रानी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण चरणदास को मृत्यु का वरण करना होता है। कॉमेडी अचानक ट्रेजेडी बन जाती है। नाटक सुखांत की ओर बढ़ते बढ़ते अचानक दुखांत में रूपांतरित हो जाता है। नाटककार हबीब तनवीर ने बड़ी कुशलतापूर्वक कथानक को गूंथा, गढ़ा और अंतिम मोड़ दिया। जब इस जादुई तिलिस्म से आप बाहर निकलते हैं तो जेहन में एक तरह के प्रश्न कुलबुलाते हैं। उसका कथ्य, अभिनेता, मंच सज्जा, संवाद, प्रकाश व्यवस्था, वस्त्र सज्जा, संगीत, सब कुछ आपके अंदर एक हलचल भरी शांति प्रदान नहीं करता। क्या आप एक मूक, विस्मृत और संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में स्मित मुस्कान लिए नहीं लौट रहे होते? क्या आप दर्शकों से घिरे निर्देशक के चेहरे की चमक और उल्लास के पीछे छिपी उठापटक
और बेतहाशा धैर्य को पकड़ पाते हैं? क्या अभिनेताओं की दीर्घ विश्वास में छिपी उनकी आत्मतुष्टि का अंदाजा लगा सकते हैं? सेट डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, लाइट मैनेजर, म्यूजिशियंस के दर्शन तो कदाचित ही आपको हो सके। तो क्या आप इन सब के योगदान के विषय में भी उस समय सोच पा रहे होते हैं, या आप स्वयं ही अपने लिए एक अनजाना व्यक्तित्व बन चुके होते हैं? ये तिलिस्म है ही कुछ ऐसा। तभी तो भरत मुनि ठीक ही कहते हैं कि ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विधा, कला, योग या कर्म नहीं जो इस नाट्य में ना हो। अव्यावसायिकता का प्रश्न सीधे इस रूप से जुड़ा हुआ है कि कलाओं में व्यावसायिकता की शुरुआत कब से हुई? क्योंकि उत्सव एवं पर्व के अवसर पर जब सहज उल्लास को व्यक्त करने के रूप में रंगमंच का प्रारंभ हुआ, किसी भी कला की शुरुआत शौकिया तौर पर नैसर्गिक प्रतिभा से होती है और बाद में उसमें अभ्यास आदि के द्वारा कुशलता हासिल की जाती है। मनुष्य के आदिम विकास के साथ ही मनोरंजन के विभिन्न रूपों जैसे नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, वास्तुकला आदि का भी विकास हुआ। प्रारंभ में इनका स्वरूप शौकिया ही था, किंतु धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवीणता हासिल करने के साथ इनमें व्यावसायिक वृत्ति का आगमन हुआ। तब भी उस व्यावसायिकता का अर्थ आधुनिक अर्थ से बहुत भिन्न है। रंगमंच के क्षेत्र में ये प्रश्न बहुत बाद का है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में रंगमंच हमेशा निःशुल्क रहा है। पंचायत या मुखिया सम्मान के रूप में कुछ दे देता था, लेकिन दर्शक टिकट लेकर जाएगा, जो कि व्यावसायिकता की एक शर्त है, इस रूप का प्रचलन नहीं था। रंगमंच के क्षेत्र में व्यावसायिकता की प्रवृत्ति का आरंभ 19वीं शताब्दी में यूरोप के विक्टोरियन थिएटर से माना जाता है। वहाँ थिएटर कंपनियों को बुलाया जाता था और टिकट लगाकर शो किए जाते थे। इस प्रश्न से रूबरू होते हैं कि रंगमंच के व्यावसायिक अव्यावसायिक वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वास्तव में ये प्रश्न बहुत गहराई में जाकर कला के प्रति सुरुचि, दर्शक चेतना, सामाजिक उद्देश्य एवं व्यक्तिगत प्रभामंडल आदि कई स्तरों से टकराता है, और उससे जो अर्थ की अनुगूंजें निकलती हैं, उनमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा रंग संगठन क्या प्रस्तुत कर रहा है, उसके निहितार्थ क्या है, वो किन समस्याओं को उठा रहा है, किस दृष्टिकोण से उठा रहा है। दर्शक की संतुष्टि की दुहाई देते हुए वो मनोरंजन के नाम पर क्या परोस रहा है। तकनीकी प्रस्तुति में कहाँ अर्थ की कमी है और कहाँ कला की। अतीत, वर्तमान और भविष्य रूपी काल के डमरू नाद पर उसकी पकड़ कैसी है। समाज को किस दिशा में ले जा रहा है, कितना समसामयिक परिस्थितियों की जकड़ में है और कितना उन्हें तोड़कर नई दिशा दे रहा है। इसीलिए जानना जरूरी है कि रंगमंच का स्वरूप क्या है। अव्यावसायिक रंगमंच का सीधा अर्थ क्या है कि जहां रंगकर्मी रंगमंच को सृजनात्मक अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं, केवल धर्म कमाने का नहीं, इसमें रंगमंच दर्शकों को लुभाने रिझाने का साधन नहीं, अपितु समाज के यथार्थ स्वरूप एवं मूल्यों का परीक्षण करने वाला गंभीर माध्यम माना जाता है। हिंदी के शब्दकोश में अव्यावसायिक शब्द का सामान्य अर्थ है
जो व्यवसाय ना हो। भारतीय संदर्भों में अव्यावसायिक रंगमंच के लिए शौकिया, अमच्योर, प्रयोगशील, नॉन कमर्शियल, नॉन प्रोफेशनल, अनुदान पर आधारित इत्यादि अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन अव्यावसायिक की कोई एक सुनिश्चित परिभाषा नहीं विकसित हुई, जैसा कि पाश्चात्य में अमच्योर की। विभिन्न विद्वानों ने सुविधानुसार अव्यावसायिक के लिए अलग अलग शब्दों को व्यवहृत किया है। रंगमंच के विशेषण में प्रयुक्त शौकिया शब्द अपने अभिधेयार्थ से स्पष्ट है, लेकिन अव्यावसायिक शब्द कुछ हद तक भ्रमात्मक है। व्यावसायिक रंगमंच में लगा व्यावसायिक विशेषण जैसे वर्णिक वृत्ति को स्पष्ट करता है, वैसे अव्यावसायिक शब्द स्पष्ट निर्देश नहीं करता। वस्तुतः अव्यावसायिक को समझने के लिए व्यावसायिक के स्वरूप को समझना होगा, क्योंकि अपने आप में नकारात्मक शब्द है। सर्वप्रथम ये अवधारणा पृथ्वी थिएटर से आई। हिंदी रंगमंच इस तरह के सतही वर्गीकरण में नहीं आता, क्योंकि यहाँ व्यावसायिक रंगमंच की अवधारणा इस रूप में नहीं जैसे बंगला या मराठी रंगमंच में विकसित है। बंगला या मराठी रंगमंच पूर्णतः व्यावसायिक रंगमंच है, जो आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर चलते हैं। लेकिन क्या उसी तरह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री राम सेंटर रंगमंडल या साहित्य कला परिषद रंगमंडल को व्यावसायिक कहा जा सकता है? ये न पूर्णतः व्यावसायिक हैं न अव्यावसायिक, अपितु अनुदान पर आधारित हैं। पूर्णतः व्यावसायिक केवल पारसी थिएटर को कहा जा सकता है। वो विशुद्ध व्यवसायी या प्रोफेशनल थिएटर था। उसी को देखते हुए थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन इस तरह का सपाट वर्गीकरण नहीं हो सकता। हिंदी रंगमंच की तुलना मराठी या बंगला रंगमंच से नहीं हो सकती, क्योंकि इसका उद्गम स्रोत और विकास मराठी और बंगला रंगमंच से नितांत भिन्न प्रकार से है। आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के बावजूद भी मराठी रंगमंच को उस अर्थ में व्यावसायिक या प्रोफेशनल नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ भी उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर कहा है, और ये प्रयोग की प्रवृत्ति मूलतः अव्यावसायिक रंगमंच का गुण है, न कि व्यावसायिक का। आर्थिक आधार सुदृढ़ होने के कारण उस रंगमंच का व्यावसायिक होते हुए भी कलात्मक उत्कर्ष की सीमा पर पहुंचाने का ध्येय ही प्रमुख रहता है। इसीलिए अमच्योर शब्द भारतीय संदर्भ में कुछ खटकता सा है, और इससे ये अर्थ ध्वनित होता है स्कूल या कॉलेज के स्तर पर कुछ विद्यार्थियों का रंगमंच हो। इसे शौकिया थिएटर भी कहना उतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह शब्द भी एक स्तर पर थोड़ा सा प्रकाश डालता है, लेकिन उसके बाद इसका अर्थ समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त मात्रा में वो शौकिया भी नहीं है। शौकिया होते हुए भी उसमें प्रयोग की प्रवृत्ति रहती है। शौक तो है, लेकिन वो प्रयोगशील हो गया है। ये रंग संस्थाएं प्रोफेशनल नहीं बनना चाहती, लेकिन नए नए नाटक और नई नई प्रस्तुतियों के स्तर पर लोक परंपराओं का उपयोग करती हैं, इसीलिए ये प्रयोगशील हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो भरत मुनि ने हर प्रस्तुति को प्रयोग कहा है। आज पहला प्रयोग है, कल दूसरा प्रयोग है। यद्यपि ये शब्द प्रचलित नहीं है, लेकिन बहुत सही है, क्योंकि एक दिन का जो प्रदर्शन है वो दूसरे दिन भी वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इस प्रकार इस सूक्ष्म सृजनशीलता का अनुमान कुशल अभिनेता एवं पारकी निर्देशक को सदैव रहता है, और यही प्रयोगशीलता का
मुख्य गुण हैं। अव्यवसाय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। विकासशील रंग भाषा में रंग कर्म 3 प्रकार का होता है। पहला, प्रयोगधर्मी। ये सफलता असफलता की चिंता किए बिना बदलते हुए समय और मूल्यों की जांच परख करते हुए नए से नए अनुभव, शिल्प और प्रस्तुति शैली की तलाश में नई जमीन तोड़ने का बुनियादी काम करता है। यही रंग प्रयोग रंगमंच की दिशा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। इन्हीं से नई रंग दृष्टि और मौलिक रंग सृष्टि की उद्भावना होती है। रंग कर्म का दूसरा प्रकार है प्रोफेशनल थिएटर। प्रायोगिक रंगकर्म द्वारा तैयार की गई जमीन पर यह प्रोफेशनल रंगमंच यानी रंगकर्म नई फसल उगाने का काम करता है। ये सार्थक, प्रासंगिक, उद्देश्यपूर्ण, सौंदर्य बोध युक्त, तकनीक समृद्ध और कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रंगकर्म होता है। तीसरे प्रकार के रंगकर्म को हम कॉमर्शियल थिएटर कहते हैं। इसका काम बीज बोने और मेहनत करके फसल उगाने के बजाय उगी उगाई फसल को काटकर और साफ कर उसे महंगे दामों पर उसे बाजार में बेचना है। ये रंगकर्मी कलाकार कम और व्यवसायी ज़्यादा होते हैं। ये खतरे नहीं उठाते, स्थापित मूल्यों, आदर्शों तथा लोकप्रिय प्रयोगों से सफल नाटकों का फार्मूला तैयार करते हैं। कामयाब नाटकों को माल समझकर अपने ग्राहकों यानी दर्शकों को बेचते हैं। गलाकाट प्रतियोगिता के इस युग में कला को व्यवसाय बनाने का ये काम इतना आसान नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देता है। इस प्रकार रंग मंच के प्रयोगधर्मी, प्रोफेशनल तथा कॉमर्शियल 3 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों अवधारणाओं का व्यावहारिक दृष्टि से एक दूसरे में दूर तक हस्तक्षेप रहता है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी उर्दू का पारसी रंगमंच एक प्रकार का कॉमर्शियल या व्यावसायिक रंगमंच ही था। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप व साहित्यिक नाटक हिंदी में आया। उसका रंग शिल्प तो प्रायः पारसी थिएटर वाला ही था, परंतु उसे करने के लिए ना तो हमारे पास संस्कारवान और प्रशिक्षित कलाकार थे और ना ही प्रवीण तकनीशियन। इसलिए वे नाटक या तो पाठ्य बनकर रह गए या फिर अत्यंत उत्साही किंतु विशुद्ध शौकिया कलाकारों द्वारा एकदम सामान्य, साधारण रूप में प्रस्तुत किए गए। स्कूलों, कॉलेजों, क्लबों और अन्य संस्थाओं के नाट्य प्रेमियों का यही कच्चा पक्का रंगकर्म आधुनिक युग का शौकिया हिंदी रंगमंच बना। अपनी भारतीय रंग परंपरा के अध्ययन, मनन और पश्चिम के नए नाटक एवं रंगमंच की जानकारी के रचनात्मक संयोग से इसी दौर में अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी में भी नए प्रयोगधर्मी नाट्य लेखन का श्री गणेश हुआ। जन्मजात रंग प्रतिभा के परिमार्जन तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त अनेक अभिनेता, निर्देशक और तंत्र कुशल पार्श्वकर्मी उभरकर सामने आए। उत्कृष्टता और स्तरीयता की प्राप्ति के लिए प्रादेशिक भारतीय और विदेशी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटकों के अनुवाद एवं रूपांतर हिंदी रंगमंच पर छा गए। प्रशिक्षण प्राप्त ये कलाकार यूं तो प्रोफेशनल रंगकर्मी भी शौकिया रंगमंच ही करते रहे। पैसे, पद और संपर्कों के बल पर केवल फैशन, आत्मप्रचार और सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा पाने के लिए रंगकर्म का इस्तेमाल करने वाले अनेक छद्म कलाकार भी अपने अधकचरे रंगमंचीय क्रियाकलापों के साथ
इस शौकिया रंगमंच में घुस गए और इस तरह हिंदी के प्रायोगिक और प्रोफेशनल रंगमंच अपनी अलग एवं निजी पहचान कायम नहीं कर सके। यही नहीं, नौसिखिए कलाकारों के महत्वहीन से रंगकर्म ने भी इस गंभीर रंगधारा में जबरदस्ती घुसपैठ करके जो खिचड़ी पकाई, उसका समन्वित नाम ही शौकिया रंगमंच हो गया। इसके बाद रंगमंडलों का दौर आया। अनेक अच्छे रंगकर्मी पूर्णकालिक वेतनभोगी कलाकार बन गए। हिंदी में व्यावसायिक रंगमंच की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य गंभीर और सार्थक नाटकों की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के साथ साथ एक बड़े दर्शक वर्ग को बनाना भी था, यानी कलात्मकता और मनोरंजन का समन्वय करना जरूरी था। इससे प्रोफेशनल तथा कॉमर्शियल रंगमंच मिलकर एक हो गए और हिंदी में उसे व्यावसायिक रंगमंच की संज्ञा दी गई। पूरी तरह से सरकारी सहायता से चलने के कारण इन रंगमंडलों को पैसा कमाने और कमर्शियल होने की चूंकि कतई कोई जिम्मेवारी या मजबूरी नहीं थी, इसलिए इनका जो व्यावहारिक स्वरूप बना उसमें प्रायोगिक और प्रोफेशनल रंगमंच का सम्मिश्रण था। यही कारण है कि आमतौर से उसने एक बौद्धिक और विशिष्ट दर्शक वर्ग को ही आकर्षित किया। यही उसका उद्देश्य भी था और है। अधिकांश निर्देशक, अभिनेता और नाटककार रंगमंचोपजीवी नहीं रहे हैं। उनकी जीविका के साधन कुछ और हैं। वे केवल अपनी कलात्मक भूख को शांत करने के लिए स्वतः सुखाए रंगकर्म करते हैं। इसीलिए अधिकांश शौकिया निर्देशकों की राय में हिंदी में व्यावसायिक रंगमंच का ना होना उसके लिए हितकर है। व्यावसायिक रंगमंच के अपने लाभ हैं, परंतु ये भी सच है कि बरसों तक ही नाटक करते रहने से निर्देशक अभिनेता का सृजनात्मक सुख क्रमशः समाप्त होता जाता है। इसीलिए अव्यावसायिक कलाकारों में ताजगी एवं रचनात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। वे अपनी जिद और निष्ठा के बल पर ही कार्य करते हैं। आत्मतुष्टि, पुरस्कार और सम्मान, विदेश यात्राएं इन्हें प्रेरित करते रहते हैं, परंतु रंगमंच से रोजी रोटी कमाने वाले प्रशिक्षित कलाकारों की समस्याएं और ज़रूरतें इनसे भिन्न हैं। वस्तुतः इस स्थिति को एक और पहलू से देखा परखा जा सकता है। क्या व्यावसायिकता के नाम पर कला में सदा परिष्कार और नवीनता की अर्थवान तलाश रहती है या मात्र बौद्धिक कसरत होती है? क्या व्यावसायिकता का अनिवार्य परिणाम कला का पतन ही है? प्रतिबद्ध कलाकार दोनों ही स्थितियों में संतुलन रखता है। मौजूदा व्यवस्था में कला के प्रति प्रतिबद्धता से तात्पर्य है प्रयोजनशीलता। व्यावसायिकता की सर्वव्यापी बाढ़ में निजता और इयत्ता की रक्षा ज्यादा देर तक रह सकती है क्या? इस बात का सामना करते हुए क्या प्रतिबद्ध कलाकार अपनी पहचान बनाए रख सकता है? प्रतिबद्धता से तात्पर्य पक्षधरता नहीं है, बल्कि ऐसे सार्थक थिएटर की तलाश है जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता हो, जो विशाल हिंदी प्रदेश की आकांक्षाओं को व्यक्त कर सके। आज ज्यादातर नाट्य संस्थाएं अव्यावसायिक ही हैं। शौकिया तौर पर नाटक खेलने वाले अव्यावसायिक नाट्य दल बढ़ रहे हैं। कुछ समय के लिए कॉलेज के युवक युवतियों, दफ्तरों में काम करने वाले बाबू लोग इकट्ठा होते हैं और नाटक खेलते हैं। आगे चलकर ये ग्रुप किसी कारणवश टूट जाते हैं। पहले व्यावसायिक और अव्यावसायिक के बीच विभाजन रेखा अत्यंत स्पष्ट थी। एक वर्ग था जो सर्वदा अव्यावसायिक या शौकिया स्तर पर नाटक खेलता था, किंतु जब से नाटकीय गतिविधियों ने विस्तार पाया है, तब से स्थिति बदली है।
केवल शौकिया स्तर पर सबके लिए काम करना संभव नहीं रहा। फलस्वरूप अर्थ की बात उठी। बड़े शहरों में काफ़ी कलाकार आंशिक रूप से पेशेवर हो गए हैं। हर प्रदर्शन के लिए उन्हें कुछ राशि देनी पड़ती है। इस विषय में डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल का मंतव्य है, आज रंगकर्म और रंगकर्मियों के 3 वर्ग हो गए हैं, व्यावसायिक, पेशेवर तथा शौकिया। व्यावसायिक वे हुए जो रंग कर्म का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, तनख्वाह देते हैं, लाभ करते हैं। पेशेवर वो हुए जो व्यावसायिक रूप से संगठित नहीं है, तथापि जो रंग कर्म से अर्थोपार्जन कर रहे हैं। शौकिया वे हैं जो अपने शगल के लिए नाटक करते हैं। व्यावसायिक और शौकिया का अंतर तो स्पष्ट है, किंतु पेशेवर दल दोनों से जुड़ा है। एक ओर ये व्यावसायिक दल या व्यक्तियों की तरह नाट्य प्रदर्शनों से अर्थोपार्जन करता है, दूसरी ओर शौकिया स्तर पर अभिनय करता है या रंगमंच संबंधी काम करता है। अब कुछ दल ऐसे भी हैं जिनके मुख्य कार्यकर्ता, निर्देशक, अभिनेता जीविका के लिए रंग कर्म पर ही निर्भर करते हैं, भले ही वे उस दल विशेष से अर्थ लेते हों या ना लेते हों। ऐसे दलों या व्यक्तियों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाए? वास्तव में वर्गगत कोई अंतर रह भी गया है या नहीं? एक और बात, क्या पेशेवर और शौकिया का अंतर केवल आर्थिक है या मूल दृष्टि से संबंधित है? आज जो अनेक शौकिया दल नियमित प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकाधिक लोगों को आकृष्ट करने के लिए हास्य नाटक, उत्तेजित नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने निर्देशकों, कलाकारों, कुछ ही सही, को पैसे दे रहे हैं। वे क्या शौकिया की अपेक्षा पेशेवर के अधिक निकट नहीं होते जा रहे हैं या हो रहे हैं? इस विषय में वरिष्ठ रंगकर्मी नेमी चंद्र जैन ने हिंदी में व्यावसायिक मनोरंजक या लोकप्रिय रंगमंच की अवधारणा और उसके भविष्य के बारे में उठाए प्रश्न का उत्तर देते हुए अपना मत इस प्रकार दिया है। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरा कमर्शियल। हिंदी में इन दोनों शब्दों के लिए व्यावसायिक शब्द ही प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। इसलिए हिंदी में हम इनके लिए कलात्मक, व्यावसायिक और पैसा कमाओ रंगमंच जैसे शब्दों का प्रयोग करके इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। इन दोनों में वास्तविक अंतर रंगकर्मियों की मनोवृत्ति और उद्देश्य का ही है। रंग कार्य से आजीविका हासिल करने न करने का नहीं है। रंगमंच को व्यवसाय के रूप में अपनाना तो उचित ही नहीं, ज़रूरी भी है, पर व्यावसायिकता या व्यावसायिक मनोवृत्ति अपनाकर कलात्मक सृजनशीलता को बचाए रखना मुश्किल है। जाहिर है कि ये सब बहस उन सब लोगों के लिए बेकार और अप्रासंगिक है जो पैसा कमाने के उद्देश्य से ही नाटक करते हैं और उस दृष्टि से दर्शकों का मन बहलाने या भुलाने के लिए कामुक, नग्नता, वाक चातुरी या ऐसी ही अन्य किसी भी प्रकार की तिक्कड़म का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। मगर सौभाग्य की बात है कि अभी तक ऐसा व्यावसायिक रंगमंच हिंदी में नहीं बना है और उसके विरुद्ध संघर्ष में हिंदी के रंगकर्मी को अपनी रचनात्मकता शक्ति बर्बाद नहीं करनी पड़ती। इस तरह निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अव्यावसायिक रंगमंच व्यावसायिक तथा शौकिया रंगमंच से भिन्न होता है। हिंदी रंगमंच की तुलना मराठी अथवा बंगला रंगमंच से नहीं की जा सकती है। प्रयोगधर्मी, पेशेवर
तथा कॉमर्शियल के 3 हिस्सों में हम रंगमंच को विभाजित कर सकते हैं। अभी भी व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक रंगमंच की अवधारणा को लेकर बहस जारी है।